स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे कुछ न्यूमेरिकल्स की इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर। कल हमने पढ़ा था ओम्स लॉ, पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बारे में, साथ ही साथ हमने रेजिस्टेंस के बारे में भी पढ़ा था। और आज हम बात करेंगे उन्हीं के ऊपर, न्यूमेरिकल्स जितने भी डिफरेंट टाइप्स के न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसको करेंगे। तो सबसे पहला न्यूमेरिकल मैंने फॉर्मूला आपको बताया था, I = Q/T। सेकंड जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था दैट इज़ V = W/Q। थर्ड फॉर्मूला हमने ओम्स रिलेशन का पढ़ा था, V = IR। और लास्ट जो हमने फॉर्मूला पढ़ा था वो पढ़ा था R = ρL/A। ये चार हमने फॉर्मूले कल पढ़े थे। आज हम इसी के बारे में थोड़ा सा और डिस्कस करेंगे। सबसे पहले तो मैं आप उसको इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताता हूँ कि ग्राफिकली कैसे इसको रिप्रेजेंट किया जाएगा। कंसीडर करते हैं ये फॉर्मूला है, इसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हम कैसे करें। ग्राफिकली इसको रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस टी को इधर शिफ्ट कर दिया, तो फॉर्मूला बना Q = IT। अब हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में से एक इक्वेशन से इसको कंपेयर करेंगे। इक्वेशन है y = mx। दैट मीन्स अगर चार्ज को y एक्सिस पे लिया जाए, टाइम को x एक्सिस पर कंसीडर किया जाए, तो ये जो I होगा वो क्या होगा, m के इक्वल होगा। एंड व्हाट इज़ दिस m? दिस m इज इक्वल टू द स्लोप ऑफ द ग्राफ। समझते हैं इसको। मैंने इस q को y एक्सिस पे लिया, ये Q हुआ इन कूलम्स। टाइम को x एक्सिस पे लिया, टाइम इन सेकेंड्स। तो इसका जो ग्राफ आएगा दैट मीन्स ये वाला ग्राफ, दैट इज़ कॉल्ड स्लोप। इसको हम क्या बोलते हैं, स्लोप बोलते हैं। ये जो स्लोप होगा ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, I को रिप्रेजेंट करेगा। इसको ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, I को रिप्रेजेंट करेगा। इसी तरीके से अगर ओम्स लॉ में देखा जाए तो हम उसकी भी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर हम ओम्स लॉ को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करें, ओम्स रिलेशन को, तो कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मैंने इस इक्वेशन को इस फॉर्म में लिखा, V = RI। कंपेयर किया इसको y = mx से। पोटेंशियल डिफरेंस को y एक्सिस पे लिया और करंट को x एक्सिस पे लिया, तो उसका जो स्लोप होगा उस ग्राफ का वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट करेगा। थोड़ा सा ग्राफिकली देखते हैं। V that means potential difference in volts, current I in ampere, और इसका जो स्लोप हुआ वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, R, रेजिस्टेंस को। यदि हम इनके एक्सिस को, कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दें, जैसे ये तो केस फर्स्ट हुआ, केस सेकंड देखते हैं। अगर मैं इसके कोऑर्डिनेट्स को इंटरचेंज कर दूं कुछ इस तरीके से, I को मैंने ले लिया y एक्सिस पे और V को ले लिया x एक्सिस पे, तो इसका जो स्लोप होगा वो 1/r की वैल्यू को शो करेगा, रेसिप्रोकल ऑफ
रेजिस्टेंस को शो करेगा। कैसे, देखते हैं स्टूडेंट। अगर हम इस फॉर्मूला को थोड़ा सा इंटरचेंज करें आई की फॉर्म में लिख के, तो आई इक्वल्स टू वी बाय आर होता है। ओके, यहाँ से मैंने 1 बाय आर को सेपरेट करा, यहाँ क्या बचा v, तो i इक्वल्स टू 1 बाय आर इंटू में v, और कंपेयर किया इसको y इक्वल्स टू एम एक्स से। तो i को अगर हमने y एक्सिस पे लिया, v पोटेंशियल डिफरेंस को हमने x एक्सिस पे लिया, तो ये जो स्लोप होगा ये किसको शो कर रहा है, 1 बाय आर की वैल्यू को। गॉट माई पॉइंट। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल रिप्रेजेंट कर सकते हैं ओम्स लॉ के बेस्ड पर। अब इसी के ऊपर कुछ डायग्राम्स आते हैं, कुछ ग्राफिकल न्यूमेरिकल्स आते हैं, उनको सॉल्व करते हैं। जैसे एक डायग्राम, एक क्वेश्चन है, R1 R2 R3। ओके, और R1 R2 R3 ये हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं। हमें ये बताना है which one is true। फर्स्ट कंडीशन है R1 is greater than R2 greater than R3, सेकेंड R2 is greater than R1 greater than R3, थर्ड R3 is greater than R2 greater than R1, फोर्थ R3 is greater than R1 greater than R2। इसमें बच्चों आप देखो हमारे 3 रेजिस्टेंस हैं, R1 R2 और R3, और उनको कुछ इस तरीके से ग्राफ में हमको शो करके दिया जाता है क्वेश्चन में। अब हम इसमें से कौन सा ऑप्शन चूज़ करें। सबसे पहले हम इसमें क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कि आई वाई एक्सिस पर गिवन है या फिर एक्स एक्सिस पर। आई इज़ गिवन एट वाई एक्सिस एंड पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ है, एक्स एक्सिस पर है। दैट मीन्स इसकी जो एक्चुअल वैल्यू है, ये किसको शो कर रहा है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस को शो कर रहा है। ये भी किसको शो कर रहा है, रेसिप्रोकल, ये भी रेसिप्रोकल। अगर ये नॉर्मल ग्राफ होता कुछ इस तरीके से, यहाँ v होता और यहाँ i होता, और ये R1 होता, ये R2 होता और ये R3 होता, तो ऑब्वियस ही बात है ये वाली वैल्यू, ये वाला रेजिस्टेंस सबसे हाईयर होता। बट यहाँ पर ग्राफ को थोड़ा सा इंटरचेंज किया गया है, i को y एक्सिस पे लिया गया है और v को x एक्सिस पे लिया गया है, तो उनकी वैल्यूज़ जो एक्चुअल वैल्यूज़ हैं वो रेसिप्रोकल के इक्वल है। तो अगर ये हाईयर वैल्यू है तो यहाँ पर ये कौन सी हो गई, अब लोएस्ट वैल्यू हो गई, क्योंकि ये रेसिप्रोकल है। इसीलिए सबसे हाईएस्ट वैल्यू कौन सी हो जाएगी, R1। दैट मीन्स ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। R1 इज़ ग्रेटर देन R2 ग्रेटर देन R3। इसी तरीके से अगर और क्वेश्चन को देखें, कुछ और क्वेश्चंस भी हैं। एक और क्वेश्चन है, VI ग्राफ फॉर 2 वायर्स, कौन कौन सी हैं, A एंड B, ये 2 वायर गिवन है। इफ़ बोथ wires are of same length की 2 वायर हों and same thickness, which of
R2 is made up of material of high resistivity. दो ग्राफ ये R1 गिवन है, R2 गिवन है और ये VI ग्राफ गिवन है। कंडीशन उसने ये रख दी है, फुलफिल कर दी है उसने। लेंथ उसकी सेम है और थिकनेस उसकी सेम है। दैट मीन्स अगर हम इस फॉर्मूला से कंपेयर करें तो लेंथ दोनों वायर की सेम है, तो ये कोई रोल प्ले नहीं करेगा। एरिया दोनों वायर का सेम है, ये भी कोई रोल प्ले नहीं करेगा। अब बात आती है रेजिस्टिविटी डायरेक्टली किस पर डिपेंडेंट हो गई, रेजिस्टेंस पर। दैट मीन्स जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा इस कंडीशन में, जिसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा उसी की रेजिस्टिविटी भी ज़्यादा होगी। तो अगर हम ये देखें तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, अब इस वाली कंडीशन में R2 का रेजिस्टेंस ज़्यादा है। वाई? बिकॉज पोटेंशियल डिफरेंस इज़ एट वाई एक्सिस। अच्छा, इसको फाइंड आउट करने का एक तरीका और भी है। हम क्या करें, डायरेक्टली आई वाला जो एक्सिस होता है आप उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। रफली आई वाले एक्सिस पे करना है हमेशा। आई वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दो। परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया आई वाले एक्सिस पर। अब हम ये देखते हैं कि R1 की वैल्यू, R1 जो रेजिस्टेंस है उसके अंदर I की वैल्यू ज़्यादा आ रही है। ये देखो यहाँ पर I क्या होगा, ज़्यादा होगा R1 में। R2 में I क्या है, कम है। एंड वी नो दैट रेजिस्टेंस इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट। इसका मतलब यहाँ पर I ज़्यादा तो यहाँ का रेजिस्टेंस कम, यहाँ पर I कम तो यहाँ पर रेजिस्टेंस ज़्यादा। हम ऐसे भी फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, R2। ओके, एक नया क्वेश्चन ये वो करते हैं जिसमें एक ग्राफ दिया हुआ है, IV ग्राफ है और कुछ रजिस्टर्स दिए हुए हैं A, B, C और D। ये 4 रजिस्टर्स या फिर कंडक्टर्स दिए हुए हैं। इनका रेजिस्टेंस भी दे रखा है RA, RB, RC और RD एज इट इज़ इनका है। और हमें कुछ क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। पहला क्वेश्चन ये पूछ रहा है विच वन ऑफ दीज इज़ बेस्ट कंडक्टर। इनमें से कौन सा बेस्ट कंडक्टर है। देखो अभी मैंने आपको बताया था, अगर आपको IV ग्राफ दे रखा है तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे, I वाले एक्सिस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे। तो आपने क्या करा, इस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना स्टार्ट किया। I एक्सिस पर, ओके। I एक्सिस पर जब हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो हम ये देखेंगे कि D वाले कंडक्टर में I की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये देखो I की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। दैट मीन्स इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे लोवेस्ट होगा। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा हुआ, बेस्ट कंडक्टर हो गया हमारा D। नेक्स्ट इसमें क्वेश्चन आ रहा है इफ़ ऑल द कंडक्टर्स आर ऑफ सेम लेंथ एंड सेम मटेरियल। अगर सभी कंडक्टर्स सेम लेंथ के हैं और सेम मटेरियल के हैं, मतलब सेम मटेरियल का मतलब क्या है, उनकी रेजिस्टिविटी सेम है और उनकी लेंथ भी सेम है। तो विच इज़ थिकेस्ट, एज वी नो दैट R इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है, सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस इसका है, सबसे कम रेजिस्टेंस इसका है। अगर रेजिस्टेंस इसका सबसे ज़्यादा है तो इसका एरिया क्या होगा, सबसे कम होगा। वाई? बिकॉज इट इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। और सबसे कम रेजिस्टेंस किसका है, D का है। सबसे कम रेजिस्टेंस D का है तो उसका एरिया क्या होगा, सबसे ज़्यादा होगा। या इसको आप सिंपल वे में ऐसे भी समझ सकते हैं कि जो थिक होगी उसमें करंट सबसे ज़्यादा फ्लो करेगा। तो बेस्ट कंडक्टर कौन सा था, D था। इसमें करंट सबसे अच्छी तरह फ्लो कर रहा है
दैट मीन्स इट इज़ द थिकेस्ट। तो आंसर क्या आ जाएगा इसका? अगेन डी। नेक्स्ट पूछ रहा है इफ ऑल द कंडक्टर्स आर ऑफ सेम थिकनेस एंड ऑफ सेम मटेरियल विच इज़ लॉन्गेस्ट। एज वी नो आर इक्वल्स टू रो एल बाई ए, दैट मीन्स रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली डिपेंडेंट ऑन लेंथ। जिसकी लंबाई सबसे ज़्यादा, जिसकी लेंथ सबसे ज़्यादा, उसका रेजिस्टेंस भी सबसे ज़्यादा हो जाएगा। या फिर जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा उसकी लेंथ सबसे ज़्यादा। तो रेजिस्टेंस सबसे ज़्यादा किसका है? ए वाले का, तो उसकी लेंथ भी क्या होगी? सबसे लॉन्गेस्ट होगी। तो आंसर क्या आ जाएगा? ए आ जाएगा। इफ़ द डायमेंशंस ऑफ ऑल द कंडक्टर्स आर आइडेंटिकल, डायमेंशंस का मतलब उसकी लेंथ, उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। डायमेंशंस क्या है? उसकी आइडेंटिकल है और देयर मटेरियल क्या है? डिफरेंट है, उनकी रेजिस्टिविटी थोड़ी डिफरेंट है। तो आप कौन सी वायर को चूज़ करोगे ABCD में से एज अ रेजिस्टेंस वायर? तो रेजिस्टेंस वायर में हम ऑलरेडी यूज़ करेंगे ए, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस सबसे हायर है। कनेक्टिंग वायर्स एज अ कंडक्टिंग वायर यूज़ होती हैं और कंडक्टर, बेस्ट कंडक्टर कौन सा है? डी है, दैट मीन्स डी। विच रिलेशन इज़ ट्रू? ये 4 रिलेशन हमें दिए हुए हैं, इन चारों रिलेशन में से हमें बताना है कौन सा ट्रू है। इक्वल्स टू वाला ये तो बिल्कुल गलत है, इक्वल्स टू वाला बिल्कुल रॉन्ग है। यहाँ पर भी इक्वल्स टू आ गया, रॉन्ग हो गया। अब बचे 2 रिलेशन। बेस्ट कंडक्टर हमें पता है डी होता है, तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा? सबसे कम होगा। तो डी का रेजिस्टेंस यहाँ पर सबसे कम दिखाया हुआ है और यहाँ पर सबसे ज़्यादा दिखाया, तो ये भी रॉन्ग हो गया। तो ऑप्शन फर्स्ट आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ 1 मीटर लॉन्ग वायर। एक वायर है जिसकी लेंथ है 1 मीटर और उसका जो रेडियस है वो भी 1 मीटर है एंड उसकी रेजिस्टिविटी गिवन है दिस, वी हैव टू कैलकुलेट रेजिस्टेंस। तो हमें पता है कि R इक्वल्स टू रो एल बाई ए के इक्वल होगा। R की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। रो हमें गिवन है 1.72 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। अगर आपको पता ना लगे कि क्या गिवन है तो आप ऐसा यूनिट से भी पता लगा सकते हो। जैसे ओम मीटर किसकी ऐसा यूनिट थी? रेजिस्टिविटी की। तो ये रो हमें गिवन है रेजिस्टिविटी। 1 मीटर लॉन्ग, दिस इज़ लेंथ 1 मीटर एंड रेडियस दे रखा है उसका 1 मीटर का, लेकिन यहाँ पर जो टर्म होता है वो एरिया होता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे? रेडियस से एरिया कैलकुलेट करेंगे। कैसे? एरिया किसके इक्वल हो जाएगा? पाई R स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी लेंगे? 3.14 भी ले सकते हो आप या फिर 22/7 भी ले सकते हो, दोनों में से कोई से भी वैल्यू ले लेते हो। मैं अभी 22/7 लेके चल रहा हूँ। R कितना लिया? 1 इंटू 1, तो कुल मिलाकर 22/7 ये आ गया एरिया। यहाँ पर पुट करा वैल्यूज़ को। R इक्वल्स टू रो की वैल्यू कितनी है? 1.72 इंटू 10⁻⁻8 इंटू में लेंथ कितनी है? 1 अपॉन में एरिया कितना है? 22/7। 7 क्या होगा? रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो इंटू में 7 आ गया। इसको दोबारा सॉल्व कर लेते हैं। 1.72 10⁻⁻8 था, इसको एज इट इज़ हमने यहाँ पर शिफ्ट कर दिया 10⁻⁻8 को। पॉइंट हटाया, 2 जीरो नीचे आ गए, इंटू में 7 अपॉन में 22। इसको सॉल्व कर लेते हैं। 2 के टेबल से गया ये 11, 86, ये आ गया 50, तो कुल मिलाकर 43 इंटू 7 अपॉन 550 इंटू में 10⁻⁻8 ओम, ये रेजिस्टेंस आ जाएगा। तो इस तरीके से हम रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हैं। अच्छा, किसी किसी क्वेश्चन में 1 मिलीमीटर भी गिवन होता है, तो 1 मिलीमीटर को हम मीटर में कन्वर्ट कर देंगे फर्स्ट ऑफ ऑल, देन उसके बाद एज इट इज़ इसको सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट उसके बाद हमारा टॉपिक है एक और न्यूमेरिकल, इसके ऊपर करते हैं। एक अच्छा न्यूमेरिकल आता है, NCERT का न्यूमेरिकल है। अ वायर ऑफ लेंथ L एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A having resistance R
is doubled on it, calculate the new resistance। क्वेश्चन समझो ध्यान से। कह रहा है एक वायर है जिसकी लेंथ है L और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना है उसका A। कंसीडर करो ये एक वायर है जिसकी लेंथ L गिवन है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A गिवन है। हमने क्या करा, इट इज़ डबल्ड ऑन इट, इसको इसके ऊपर डबल कर दिया ऐसे करके, मतलब वायर को इस तरीके से इसके ऊपर बेंड कर दिया। ओके, तो लेंथ अब कितनी हो गई, L/2 हो गई। एरिया कितना हो गया, पहले एरिया A था, अब एरिया कितना हो जाएगा, डबल हो गया, 2A हो जाएगा। इसका रेजिस्टेंस कितना था, R था, हैविंग रेजिस्टेंस R, तो R का फॉर्मूला R = ρL/A। ये था हमारी ओल्ड वायर का रेजिस्टेंस। अगर हम बात करें न्यू वायर का रेजिस्टेंस, इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे, R1 इसको मैं मान लेता हूँ न्यू, या फिर R न्यू वाली वायर का रेजिस्टेंस R न्यू। रो एज इट इज़ रहेगा बिकॉज इट डिपेंड्स अपॉन मटेरियल ऑफ कंडक्टर। ये किस पर डिपेंड करता है, मटेरियल ऑफ कंडक्टर पर डिपेंड करता है, दैट्स वाई इट रिमेन्स सेम, ये एज इट इज़ रहेगा। तो R = रो, लेंथ कितनी हो गई अब हमारी, L/2 हो गई। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कितना हो गया हमारा, डबल हो गया, 2A हो गया। तो कुल मिलाकर इसको सॉल्व करेंगे, ρL/4A हो जाएगा। दैट मीन्स न्यू रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ρL/A और 1/4। न्यू रेजिस्टेंस = 1/4 ऑफ ओल्ड रेजिस्टेंस। पुराने वाले वायर का जो रेजिस्टेंस था उसके 1/4 हो जाएगा। इसी तरीके से अगर एक और कंडीशन आ सकती है इसमें कि एक वायर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, रेजिस्टेंस R है। अब क्या करा हमने इसमें, is stretched, doubled, calculate new resistance। इस वाले केस में हमने क्या करा, एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस R है, लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है। अब इसको स्ट्रेच कर दिया, कितना स्ट्रेच किया, ताकि इसकी लेंथ क्या हो गई, डबल हो गई, 2L हो गई। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो जाएगा, अब आधा हो जाएगा, A/2 हो गया। लेंथ कितनी हो गई, डबल हो गई, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या हो गया, आधा हो गया। इसको सॉल्व करते हैं, इसके रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ρL/A। इसको कैलकुलेट करते हैं, R न्यू = रो एज इट इज़, क्योंकि मटेरियल सेम है दोनों का। लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पर L थी, यहाँ पर कितनी हो गई लेंथ, 2L हो गई। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पर A था, यहाँ पर कितना हो गया, A/2 हो गया। सॉल्व करते हैं, 2 पर रेसिप्रोकल, तो 4 ρL/A। ये हमारा प्रीवियस रेजिस्टेंस है, तो 4 × में R, दैट मीन्स जो न्यू रेजिस्टेंस होगा ये वाला वो 4 टाइम्स हो जाएगा। कहने का मतलब ये है कि अगर किसी वायर को डबल करेंगे तो उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो डबल हो जाएगा, 4 टाइम्स हो जाएगा। अगर किसी वायर को स्ट्रेच करेंगे डबल लेंथ पे, अगर मान लो इस वायर की लेंथ 5 है और हमने उसको स्ट्रेच कर दिया और उसकी लेंथ कर दी 10 मीटर या 10 सेंटीमीटर, तो उसका जो न्यू रेजिस्टेंस होगा वो कितना हो जाएगा, डबल हो जाएगा, किसके, पहले वाले के मुकाबले। ओके, 4 टाइम्स हो जाएगा पहले वाले के मुकाबले। और अगर किसी वायर को मोड़ देंगे, उसी के ऊपर डबल कर देंगे, तो रेजिस्टेंस कम हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1/4 हो जाएगा। नेक्स्ट है उसके बाद
सर्किट डायग्राम ड्रॉ करते हैं। बहुत बार क्वेश्चन में पूछा भी जाता है ये। क्वेश्चन है ड्रॉ अ लेबल्ड डायग्राम, सर्किट डायग्राम जिसके अंदर 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, R1, R2 और R3। ये 3 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं और तीनों किस में से कनेक्टेड है? इन सीरीज, तीनों सीरीज में कनेक्टेड है, जिसमें एक बैटरी है, एक प्लग की है, एक एमीटर है, एक वोल्ट मीटर है। इन्हीं सबको हमें एक सर्किट डायग्राम में ड्रॉ करके दिखाना है। तो देखो, सर्किट डायग्राम ड्रॉ करने के लिए हमें 2-3 बातों का ध्यान रखना होगा। सबसे पहले तो मैं बनाता हूँ बैटरी। ये मैंने बना दिया बैटरी। ओके, ये इसका बड़े वाला पॉजिटिव टर्मिनल, छोटे वाला नेगेटिव टर्मिनल। इसको मैंने अटैच किया एक प्लग की के साथ। यहाँ पर मैंने लगाई एक प्लग की। देन उसके बाद मैंने अटैच किया एक एमीटर। एमीटर में हमें ये ध्यान रखना है कि एमीटर का पॉजिटिव टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से अटैच होगा और एमीटर का नेगेटिव टर्मिनल बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से अटैच होगा। ये अटैच हुआ। देन उसके बाद मैंने लगाए 3 रेजिस्टर्स। ये रेजिस्टर का साइन है R1, R2 और R3। ये 3 रेजिस्टर्स हमने इसमें लगा दिए। उसके बाद एक लगाना वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर को हम हमेशा पैरेलल में लगाएंगे और एमीटर को हमेशा सीरीज़ में लगाएंगे। अभी इनके बारे में डिस्कस भी करेंगे कि पैरेलल और सीरीज़ होता क्या है। अभी आप थोड़ा सा बस ऐसे समझो। वोल्ट मीटर को मैंने कहाँ लगा दिया? या तो आप वोल्ट मीटर को यहाँ लगा दो, या वोल्ट मीटर को इसके साथ पैरेलल में लगा सकते हो, या वोल्ट मीटर को आप यहाँ भी लगा सकते हो। लेकिन एमीटर की जगह पर वोल्ट मीटर नहीं आ सकता। ये सीधा सीरीज़ कनेक्शन है। जहाँ पर कोई भी सब ऑब्जेक्ट बैटरी से डायरेक्टली कनेक्टेड होगा वो क्या होगा? सीरीज़। और जहाँ पर कोई भी ऑब्जेक्ट बैटरी से डायरेक्टली कनेक्ट ना होके उसके नीचे या तो कोई बल्ब लगा हो या कोई रेजिस्टेंस लगा हो, तो ये क्या कनेक्शन होगा? पैरेलल। तो अभी ये हमारा सीरीज़ कनेक्शन में है और ये हमारा पैरेलल कनेक्शन में है। देन उसके बाद हमें एक बात ये भी ध्यान रखनी है कि इसका पॉजिटिव टर्मिनल और इसका पॉजिटिव टर्मिनल दोनों सेम होंगे, इसका नेगेटिव और इसका नेगेटिव। तो अभी मैं इसको रब कर देता हूँ। ये हुआ हमारा सर्किट डायग्राम। अब बात करते हैं सीरीज़ और पैरेलल कनेक्शन की पहले, फिर उसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। किसी सर्किट डायग्राम में रेजिस्टर्स को 2 तरीके से अप्लाई किया जा सकता है। रेजिस्टर्स इन सर्किट 2 टाइप से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं। पहला है इन सीरीज़ एंड सेकंड है इन पैरेलल। और थर्ड सीरीज़ और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है, वो बाद में डिस्कस करेंगे। सीरीज़ वाले डायग्राम में अगर हम देखें तो ये माना मैंने पहला रजिस्टर R1, देन जहाँ पर इसका एंड होगा वहीं से सेकंड वाले की स्टार्टिंग हो जाएगी। तो ये हमारा दूसरा रजिस्टर R2 और जहाँ ये कंप्लीट हुआ ये हमारा थर्ड रजिस्टर R3। तीनों को हमने कंबाइन कर दिया एक बैटरी या सेल के साथ। तो इसको हमने क्या बोला? इन सीरीज़, जिसमें कोई भी रजिस्टर डायरेक्टली कनेक्ट होता है किसके साथ? बैटरी के एंड के साथ। बैटरी का एक एंड ये रहा और बैटरी का दूसरा एंड ये रहा। जहाँ तक पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में क्या होगा? ये बैटरी या सेल इसमें तीनों रजिस्टर मैंने डायरेक्टली इस तरीके से ज्वाइन कर दिए, R1, R2 और R3।
ये बैटरी का पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। अब इनके कुछ फैक्टर्स देखते हैं, कुछ मेजरमेंट्स, कुछ एप्लीकेशंस देखते हैं। अगर बात करें सीरीज़ कॉम्बिनेशन की, तो सीरीज़ कॉम्बिनेशन में हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर करंट हमेशा सेम रहेगा। दैट मीन्स जितना करंट, माना मैंने आई करंट यहाँ से पास कर रहा है, ये आई करंट R1 में से पास करेगा पहले, फिर यही आई करंट R2 से पास करेगा और फिर वही आई करंट R3 से पास करेगा। मतलब सभी ऑब्जेक्ट्स में से, सभी रजिस्टर्स में से करंट सेम पास करेगा। दैट मीन्स इन सीरीज करंट रिमेन्स सेम। ओके, अब बात करते हैं पैरेलल की। ये माना मैंने आई करंट यहाँ से आया, अब यहाँ पर ये करंट 3 पार्ट्स में डिवाइड हो गया, I1, I2 और I3, 3 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा। कहने का मतलब ये है R1, R2, R3 तीनों में अलग अलग करंट होगा। तो पैरेलल अरेंजमेंट के अंदर करंट की वैल्यू क्या होती है, हमेशा डिफरेंट होती है। इन पैरेलल करंट इज ऑलवेज डिफरेंट। सेकंड पॉइंट पे बात करते हैं वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस के फैक्टर पर। सीरीज अरेंजमेंट में पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस, जैसे R1 है मान लो, ये R1 के अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, R2 के अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा और R3 के अक्रॉस अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा। तीनों के अक्रॉस अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस होगा, क्योंकि ये तीनों का कॉम्बिनेशन अगर हम देखें तो यहाँ पर तो पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी वाला लगा हुआ है, लेकिन इन दोनों पॉइंट पर अगर हम देखें, A और B पॉइंट पर अगर हम देखें, तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है, यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अलग है। और अगर हम पैरेलल की बात करें तो यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों का सेम होगा। क्यों? क्योंकि तीनों के तीनों जो रजिस्टर्स हैं वो A और B वाले पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में है। इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस इन सीरीज इज डिफरेंट अक्रॉस ऑल रजिस्टर्स, बट इन पैरेलल पोटेंशियल डिफरेंस इज सेम। ये बात हमें, 2 बातें ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद डेरिवेशंस हमें ड्राइव करना है कि अगर इसका नेट रेजिस्टेंस निकालना हो, टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो सीरीज़ के अंदर, तो वो कैसे कैलकुलेट करेंगे। पैरेलल के अंदर टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो वो कैसे कैलकुलेट। अब ड्राइव करेंगे टोटल रेजिस्टेंस, नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज़ में और इन पैरेलल में। अगर कैलकुलेट करना है हमें नेट रेजिस्टेंस इन सीरीज़, तो कैसे कैलकुलेट करते हैं। ये मैंने कंसीडर कर लिया, एक रेजिस्टेंस R1 है, ये वाला है रेजिस्टेंस R2 एंड दिस वन इज़ रेजिस्टेंस R3। तीनों को सीरीज़ में अप्लाई करके मैंने यहाँ पर बैटरी से अटैच किया पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल। मैंने आपको बताया था कि सीरीज़ कॉम्बिनेशन के अंदर रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो अलग अलग होगा, लेकिन करंट सेम होगा हर जगह। सीरीज़ में आपको हर जगह पर, हर पॉइंट पर करंट सेम मिलेगा, बट पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो मैं यहाँ पर कैलकुलेट करता हूँ पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा। मैंने मान लिया यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस V1 होगा, वो किसके इक्वल होगा, I R1 के। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V2 इक्वल्स टू I R2 के इक्वल होगा। और यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा, V3 इक्वल्स टू I R3 होगा। तो अगर हम टोटल पोटेंशियल डिफरेंस देखें तो टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इनके अक्रॉस, टोटल PD दैट इज़ V इक्वल्स टू V1 प्लस V2 प्लस V3, तीनों को ऐड कर देते हैं। V1 की वैल्यू कितनी है, I R1 है, V2 की वैल्यू I R2 एंड V3 की वैल्यू I R3, और टोटल मैंने मान लिया I R S,
आर एस का मतलब क्या है, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल, टोटल रेजिस्टेंस इन सीरीज, दैट इज आर एस। अब देखो आई कॉमन निकाल सकते हैं, आई को मैंने कॉमन निकाला, क्या बचा R1 प्लस R2 प्लस R3, और यहाँ पर क्या आ गया मेरा आई आर एस, आई से आई कैंसिल, दैट इज़ आई आर एस इक्वल्स टू R1 प्लस R2 प्लस R3। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमें सीरीज़ में टोटल नेट रेजिस्टेंस निकालना है तो हम सभी रेजिस्टेंस को ऐड कर देंगे तो हमारा टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट होके आ जाएगा। सेम एज इट इज़ अगर हम पैरेलल की बात करें तो पैरेलल में एक रेजिस्टेंस है R1, सेकंड रेजिस्टेंस है R2 और थर्ड रेजिस्टेंस है R3। तीनों को पैरेलल अप्लाइड किया और यहाँ पर इनको बैटरी के साथ अटैच कर दिया। यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम है। क्यों सेम है? क्योंकि इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ही लाई कर रहे हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। तो ये तीनों के तीनों रेजिस्टेंस एक ही बैटरी से अटैच है, इसलिए पोटेंशियल डिफरेंस तीनों के अक्रॉस सेम होगा। यहाँ पर देखते हैं कितना होगा, बट करंट जो होगा तीनों के अंदर अलग अलग होगा। तो करंट I इक्वल्स टू V/R होता है, तो I1 इक्वल्स टू V/R1 हो गया। सेम एज इट इज़ यहाँ पर करंट कितना होगा, I2 इक्वल्स टू V/R2 के इक्वल हो गया। और थर्ड रेजिस्टेंस की बात करें तो I3 इक्वल्स टू V/R3 के इक्वल हो गया। टोटल करंट कितना हो गया, टोटल करंट मेरा हो गया I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। I1 की वैल्यू क्या है, V/R1, I2 की वैल्यू क्या है, V/R2 एंड I3 की वैल्यू क्या है, V/R3। एंड टोटल ये किसके इक्वल है, V/R, मैं यहाँ पर P मान लेता हूँ, टोटल रेजिस्टेंस इन पैरेलल। V को कॉमन निकाला, क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और ये कितना आ गया, V/RP। V से V कैंसिल, तो कुल मिलाकर फॉर्मूला क्या बना, 1/RP इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, और जितना इन्फिनाइट तक जाए तो 1/Rn, वेयर Rn इज़ द इन्फिनाइट नंबर ऑफ रेजिस्टेंस। जैसे मैंने यहाँ पर 3 लिए, हो सकता है 4 हो 5 हो, तो इस तरीके से आगे बढ़ता चला जाएगा। तो ये हमारी डेरिवेशन है सीरीज़ की। सीरीज़ में हमें टोटल रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस तरीके से डायरेक्टली ऐड करेंगे, पैरेलल के अंदर अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना हो तो इस तरीके से रेसिप्रोकल करके ऐड करेंगे। अब इसके ऊपर कुछ न्यूमेरिकल्स हैं, न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। सीरीज़ और पैरेलल कॉम्बिनेशन पर काफ़ी न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे, देन उसके बाद थोड़ा एडवांस लेवल के क्वेश्चन करेंगे। सबसे पहला बहुत बेसिक क्वेश्चन, ये हमारे पास एक सर्किट है, रेजिस्टेंस है 2 ओम, देन उसके बाद एक और 2 ओम, देन उसके बाद एक और, यहाँ पर भी 2 ओम ले लेते हैं। इनको एक बैटरी से कनेक्ट किया या सेल से कनेक्ट किया, जो है 5 वोल्ट का। कैलकुलेट करना है हमें, कैलकुलेट द करंट थ्रू द सर्किट। सर्किट के थ्रू करंट हमें कैलकुलेट करना है, कितना करंट फ्लो करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी आए, हमें एक चीज़ ध्यान रखनी है, हमें पहले नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना पड़ेगा। ये वाला जो सर्किट है, हमें इसका नेट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है कि नेट रेजिस्टेंस कितना आ रहा है। ये कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहला हमें स्टेप जो ध्यान रखना है, हम सबसे पहले पैरेलल वाला सॉल्व करेंगे। ये पैरेलल वाला है, सबसे पहले इसको सॉल्व करो। उसके बाद जब ये सॉल्व होके कैलकुलेट हो जाएगा, देन इसका एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस निकाल लेंगे। ये दोनों पैरेलल में है, इनका एक इंडिविजुअल रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लेते हैं। पैरेलल में मैंने आपको बताया था, जब भी हम सॉल्व करते हैं
तो क्या किया जाता है 1/R1 + 1/R2। तो R1 की वैल्यू कितनी है 1/2, इन दोनों को मैं सॉल्व कर रहा हूँ अभी। R1 ये 2 हो गया, R2 ये वाला 2 हो गया, तो 1/2 + 1/2 सॉल्व करते हैं इसको। 1/2 + 1/2 डेट मीन्स 1 आ जाएगा। तो 1/RP की वैल्यू 1 आ गई, दैट मीन्स RP की वैल्यू भी क्या आ गई 1 ओम आ गई। तो इन दोनों का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया, इसको आगे यहाँ डायग्राम बना लेते हैं। इन दोनों का नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया 1 ओम, और ये वाला कितना था रेजिस्टेंस 2 ओम। इसको बैटरी के साथ कनेक्ट किया। अब ये दोनों किस में आ गए सीरीज़ में, और सीरीज़ में तो हम बहुत सिंपली सॉल्व कर सकते हैं। सीरीज़ का फॉर्मूला क्या होता है R1 + R2, दैट मीन्स 2 + 1 3 ओम। तो टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का कितना आ गया 3 ओम आ गया। अब ओम्स रिलेशन हम सबको पता है, ओम्स रिलेशन क्या होता है V = IR। टोटल पोटेंशियल डिफरेंस कितना है 5 है। टोटल करंट हमें कैलकुलेट करना है I, और रेजिस्टेंस कितना है हमारा 3। इसको सॉल्व करेंगे रेसिप्रोकल होके 5/3, दैट मीन्स करंट कितना हो गया 5/3 एम्पियर थ्रू दिस सर्किट। इसी तरीके से और डायग्राम सॉल्व करते हैं। एक क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे लेवल का क्वेश्चन। ये NCERT का ही है क्वेश्चन, ये हमें सॉल्व करना है। 10 वोल्ट की बैटरी है, 2 ओम के हैं ये 1 ओम के हैं। इनका टोटल इफेक्टिव करंट थ्रू द सर्किट कैलकुलेट करना है। टोटल इफेक्टिव करंट थ्रू द सर्किट ये हमें कैलकुलेट करना है। तो टोटल इफेक्टिव करंट हम कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था सबसे पहला स्टेप, आप सबसे पहले ये पैरेलल वाला सॉल्व करो। जैसे ही पैरेलल वाला सॉल्व होगा बाकी सारे अपने आप सॉल्व हो जाएंगे। पैरेलल वाला सॉल्व किया तो 1/RP = 1/1 ही है, 1 + 1/1। तो सॉल्व करते हैं 3/1 1/RP की वैल्यू आ गई, दैट मीन्स RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/3 आ गई। ठीक है, इन तीनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आया 1/3 आ गया। इसका एक नेक्स्ट डायग्राम बनाते हैं। 2 और इन तीनों का जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस आया है 1/3 ओम। अब करंट यहाँ से रिलीज़ होता है मान लो, देन उसके बाद ये 2 ओम्स को क्रॉस करता हुआ फिर इस पर आया, फिर यहाँ पर आया, दैट मीन्स ये तीनों किस में है सीरीज़ अरेंजमेंट में अप्लाइड हुआ है। सीरीज़ का फॉर्मूला हमें पता है RS = R1 + R2 + R3। सॉल्व करा इसको 2 + 2 + 1/3। इसको सॉल्व करेंगे, LCM लिया मैंने यहाँ पर, इसका कितना जाएगा ये 6 + 6 + 1। इसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा फास्ट कैलकुलेशन कर रहा हूँ अभी। 13/3, तो RS की वैल्यू कितनी आ गई 13/3 ओम। इसी तरीके से अब इसमें करंट कैलकुलेट करना हो तो करंट कितना होगा I = V/R होता है। V कितना है हमारा 10 वोल्ट है, और रेजिस्टेंस कितना आ गया 13/3, 3 रेसिप्रोकल होकर ऊपर चला गया तो 30/13 एम्पियर, ये हमारा करंट आ गया। और थोड़ा एडवांस लेवल का एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जल्दी से। ये क्वेश्चन है पाँच ओम, यहाँ पर भी 5 और 5, ये 10 वोल्ट। टोटल करंट कैलकुलेट करना है इस डायग्राम में। तो कैसे सॉल्व करेंगे, थोड़ा कंफ्यूजिंग सा है। देखो करंट यहाँ से पास हुआ
अब यहाँ पर दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, यहाँ तक करंट आई था, यहाँ पे दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया I1 और I2। जब ये I1 करंट आगे पास ऑन होगा, सेम I1 करंट यहाँ से इस वाले 5 ओम से पास हुआ, देन उसके बाद आगे पास होता होता सेम I1 करंट इस वाले 5 ओम से पास हो रहा। दैट मीन्स कहने का मतलब ये हुआ कि ये दोनों जो रेजिस्टर्स हैं ये सीरीज़ में अप्लाइड है। सिमिलरली ये वाले दोनों जो रेजिस्टर्स होंगे वो भी सीरीज़ में अप्लाइड होंगे। तो इन दोनों को पहले सॉल्व कर लेते हैं एज ए सीरीज़, फिर इन दोनों को सॉल्व कर लेते हैं एज ए सीरीज़। तो क्या बनेगा डायग्राम, सीरीज़ में सॉल्व करा तो 5 ये टोटल कितना हो गया, RS इक्वल्स टू 5 प्लस 5 दैट मीन्स 10 ओम। इन दोनों का सेम एज इट इज़ यहाँ पर मैं अप्लाइड करता हूँ, RS इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10 ओम इन दोनों का। अब इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया, और इन दोनों का इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 10 ओम आ गया। तो कुल मिलाकर हमारा सर्किट डायग्राम कैसे बनेगा, अब ये बैटरी, इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन जाएगा सिंगल रेजिस्टेंस, वो कितना बन गया 10 ओम का। सेम एज इट इज़ इन दोनों का एक रेजिस्टेंस बन गया सिंगल 10 ओम। और इसको बैटरी कितनी लगा रखी है, 10 वोल्ट की। अब ये दोनों किस में आ गए, पैरेलल में आ गए, और पैरेलल का फॉर्मूला हमें पता ही है 1/RP, तो 1/10 प्लस 1/10 सॉल्व कर लेते हैं इसको। 10 इसका वो आ गया LCM, देन उसके बाद 1 + 1 सॉल्व किया 1/5। ये मेरी वैल्यू आई है 1/RP की 1/5। तो RP की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसका रेसिप्रोकल कर देंगे 5 ओम। RP की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5 ओम। कहने का मतलब ये हुआ कि इस सर्किट में टोटल नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ रहा है, 5 ओम का आ रहा है। अब उसके बाद ओम्स रिलेशन लगाएं, V = IR, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया 10 का, करंट हमें कैलकुलेट करना और रेजिस्टेंस कितना हो गया 5। सॉल्व करते हैं इसको, I कितना आ गया 2 एम्पियर। तो टोटल करंट कितना आ गया 2 एम्पियर। और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, एक और न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इसके ऊपर। NCERT के कोई न्यूमेरिकल है, एक कंडक्टर को भी इसी तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है, और एक बल्ब, दोनों को सीरीज़ में अप्लाइड किया हुआ है। देन एक बैटरी लगा रखी है 10 वोल्ट की। कंडक्टर का रेजिस्टेंस है 20 ओम, बल्ब का रेजिस्टेंस है 5 ओम। कैलकुलेट करना है करंट अक्रॉस बल्ब। सेकंड, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर और बल्ब, दोनों के अक्रॉस। कैसे कैलकुलेट करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसी में एक और एडवांस वर्जन बनता है, वो न्यूमेरिकल पावर वाले कंसेप्ट में करेंगे। देखो, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए, हमें सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है। क्यों नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस क्यों कैलकुलेट करना है, क्योंकि वी नो दैट सीरीज़ के अंदर करंट इसमें भी उतना ही होगा जितना इसमें पास ऑन होगा। करंट कंडक्टर में भी और बल्ब में भी, दोनों में सेम होगा इन सीरीज डायग्राम, सीरीज सर्किट। सेकेंड थिंग, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अलग होगा, इसके अक्रॉस अलग होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा। तो हमें यही करना है। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, टोटल रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो सिंपल है बहुत, टोटल रेजिस्टेंस कितना आएगा इसका 25 ओम आ जाएगा नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस। वाई, बिकॉज बोथ आर इन सीरीज। तो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस 25 ओम आ गया। देन उसके बाद करंट निकालना है अक्रॉस बल्ब, बल्ब के अक्रॉस करंट निकालना है। तो फॉर्मूला लगा दिया मैंने, I =
V/R। अब ज़्यादातर बच्चे क्या करेंगे, यहाँ पर V की वैल्यू पता कितनी ले लेंगे, 10 ओम, 10 वोल्ट, और रेजिस्टेंस ले लेंगे वही 25 ओम। लेकिन ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस 10 वोल्ट नहीं है, पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस अलग है, डिफरेंट है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें पहले वो कैलकुलेट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे पहले वो देखते हैं। देखो नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, 25 ओम। नेट इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो गया, 25 ओम, क्योंकि 20 + 5 कितना होता है, 25। देन उसके बाद I = V/R। हम इसमें नेट करंट को कैलकुलेट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। पहले हमने नेट करंट को कैलकुलेट कर लिया। नेट करंट कितना होगा, नेट करंट होगा टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये मैं निकाल रहा हूँ नेट करंट, टोटल करंट। लेकिन यहाँ पर क्या कैलकुलेट कर रहा था मैं, करंट अक्रॉस बल्ब, जो कि ये गलत आ रहा था। ये लेकिन आ रहा है टोटल करंट। अभी टोटल करंट निकाल रहे हैं। टोटल करंट I, V कितना है मेरा 10 और R कितना है 25। इसको सॉल्व करा 2/5, ये आ गया टोटल करंट। अब हम एक चीज़ देखेंगे कि यहाँ से टोटल करंट 2/5 ओम एम्पियर पास हुआ। ये 2/5 एम्पियर पहले यहाँ 20 ओम से पास होगा, फिर यही 2/5 एम्पियर इस 5 ओम से पास होगा। कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर भी और यहाँ पर भी दोनों जगह करंट सेम रहेगा। इसीलिए करंट कितना हो जाएगा, 2/5 एम्पियर ही होगा। किसमें, इन बल्ब में, और इन कंडक्टर उसमें भी 2/5 ओम करंट होगा। और टोटल करंट भी कितना होगा, वो भी 2/5 एम्पियर रहेगा। अब कैलकुलेट करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कंडक्टर। पहले कंडक्टर की बात करें, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है तो V = IR। I की वैल्यू कितनी है, 2/5। रेजिस्टेंस कितना है मेरा, टोटल रेजिस्टेंस, इसका रेजिस्टेंस कितना है 20। इसको सॉल्व करा 8 वोल्ट। इसके अक्रॉस कितना है, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया 8 वोल्ट। अब इसके अक्रॉस निकालते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। I कितना है हमारा 2/5। रेजिस्टेंस कितना है इसका 5, 2 वोल्ट। 8 वोल्ट इसका, 2 वोल्ट इसका, कुल मिलाकर कितना हो गया 10 वोल्ट। दैट मीन्स हमारा आंसर बिल्कुल ठीक आ रहा है। ये बहुत काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। इसका एक एडवांस लेवल वर्जन का क्वेश्चन आएगा जो कि पावर वाले कंसेप्ट में करेंगे। न्यू टॉपिक स्टार्ट करते हैं अब, दैट इज़ जूल्स लॉ। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग का कंसेप्ट ये कहता है कि कंसीडर करो ये एक वायर है। अगर इस वायर में से हम इलेक्ट्रिसिटी या करंट को पास करेंगे तो कुछ टाइम बाद उस वायर में से हीट रिलीज़ होने लगेगी। वो जो हीट रिलीज़ होगी वो कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। कौन कौन से फैक्टर्स हैं हमें उसके बारे में स्टडी करना है। अकॉर्डिंग टू जूल्स जो हीट रिलीज़ होगी वो डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी I² के। दैट मीन्स जितना भी करंट फ्लो करेगा उसके स्क्वायर अगर हम कर दें तो हीट रिलीज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द I²। सेकंड, जो हीट रिलीज़ होगी वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इसके वायर के रेजिस्टेंस के। जितना भी इस वायर का रेजिस्टेंस है उसके डायरेक्टली डिपेंडेंट होगी। ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा ज़्यादा अपोजिंग फोर्स लगेगा, और जितना ज़्यादा अपोजिंग फोर्स होगा उतना ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। थर्ड, हीट रिलीज इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम t।
जितने टाइम के लिए आप उसमें से करंट पास करवाएंगे उतनी ज़्यादा हीट रिलीज़ होगी। कुल मिलाकर हमारे पास क्या आया, H इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर टी। यहाँ से मैंने आपको बताया था प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हम रिमूव करते हैं हमेशा, उसकी जगह एक इक्वल्स टू का साइन साथ में कांस्टेंट के यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने क्या करा, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाया, इक्वल्स टू का साइन लगाया, साथ में कांस्टेंट के लगा दिया और आई स्क्वायर आर टी एज इट इज़। के की वैल्यू हम यहाँ पर ले लेते हैं 1, तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, ये हमारा न्यू फॉर्मूला ड्राइव हो गया टू कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिलीज्ड थ्रू द वायर, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। तो व्हाट इज़ जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, heat is directly proportional to the square of product of square of current, resistance and time. Okay, this is Joule's law of heating. कुछ न्यूमेरिकल्स इसके ऊपर सॉल्व करते हैं। जूल्स लॉ के ऊपर क्या क्या न्यूमेरिकल्स आते हैं। सबसे पहला न्यूमेरिकल है, कैलकुलेट द करंट व्हेन रेजिस्टेंस ऑफ वायर इज 10 ohm and heat produced through wire कितनी हीट प्रोड्यूस हो रही है? हीट प्रोड्यूस्ड थ्रू वायर 20 जूल्स इन टाइम मैं ले लेता हूँ 5 सेकेंड। तो फॉर्मूला अप्लाई करते हैं सबसे पहले, H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। रेजिस्टेंस कितना है? 10 ओम का। करंट कैलकुलेट करना है, दैट मीन्स आई हमें कैलकुलेट करना, आई स्क्वायर। रेजिस्टेंस कितना हो गया? 10। टाइम कितना है? 5 सेकंड का, 5। और H मैंने कितना लिया? हीट 20। इसको मैं सॉल्व करता हूँ, सॉल्व करके ये आ गया 2/5, तो √2/5 एम्पियर। ओके, √2/5 एम्पियर ये हमारा टोटल करंट आ जाएगा। अब कुछ डेरिवेशंस करेंगे, जो हीट रिलीज़ होगी उसको पोटेंशियल डिफरेंस की टर्म्स में ड्राइव करेंगे। मैंने आपको फॉर्मूला बताया H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। देखो I को हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू V/R मैं यहाँ पर पुट कर सकता हूँ, मैंने यहाँ पर पुट कर दिया। I का स्क्वायर है तो दैट मीन्स V/R का भी स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में R और T। इसको मैंने सॉल्व करा, V स्क्वायर अपॉन में R स्क्वायर इंटू में आर टी। एक आर से एक आर कैंसिल, क्या आ गया ये? V स्क्वायर बाय आर टी। दैट मीन्स H को हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, H इक्वल्स टू V स्क्वायर बाय आर इंटू में टी। नेक्स्ट उसके बाद है R को भी हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, R इक्वल्स टू V बाय आई की फॉर्म में। तो H इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी था, R को मैंने क्या लिखा? V बाय आई, आई स्क्वायर V बाय आई इंटू में टी। एक आई से ये कैंसिल, तो फॉर्मूला क्या बन गया? वी आई टी। H इक्वल्स टू वी आई टी। इसी तरीके से I को हम क्या लिख सकते हैं? I इक्वल्स टू V बाय आर, मैंने यहाँ पर पुट करा, H इक्वल्स टू V स्क्वायर अपॉन में, सॉरी ये तो कर ही चुका था मैं,
आर को हम क्या लिख सकते हैं, वी बाई आई, ये भी हमने पुट कर दिया। तो ये 2 रिलेशन बनते हैं। एक रिलेशन एक और बन सकता है, ये टाइम के बेसिस पर आई इक्वल्स टू क्यू बाई टी होता है। तो टाइम कितना हो गया, क्यू बाई आई। तो मैंने यहीं पे लिखा एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी, आई स्क्वायर आर, टाइम को मैं क्या लिख सकता हूँ, क्यू बाई आई। आई से एक आई कैंसिल, तो आई आर क्यू। ये एक और रिलेशन बन गया। और एक और रिलेशन कर लेते हैं सॉल्व, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। आई को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई टी, यहाँ पर पुट करा तो क्यू स्क्वायर बाई टी स्क्वायर, टी से टी कैंसिल, क्या बचा, क्यू स्क्वायर आर बाई टी। ये आ गया आई स्क्वायर आर क्यू स्क्वायर आर बाई टी। तो ये अलग अलग फॉर्मूलाज हैं, अलग अलग डेरिवेशंस हैं हीट रिलीज़ की। पहला फॉर्मूला तो यही मेन फॉर्मूला है ही ये, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी। सेकेंड फॉर्मूला ये बन सकता है, थर्ड ये बन सकता है, फोर्थ ये है, और फिफ्थ ये भी बन सकता है। 5 फॉर्मूले अलग अलग फॉर्मूले बन सकते हैं अलग अलग रिलेशनशिप में। तो जितनी भी डेरिवेशंस थी वो हमने करी इस वीडियो में। आप नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि इसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस कराऊँ आपको, और साथ में इसके कुछ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कराऊँगा। तब तक आप इसको स्टडी करें, और जो भी डाउट्स आ रहे हैं आपके वो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछें।